नमस्कार। आज मैं नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिश्रित प्रविष्टि या कंपाउंड एंट्रीज। अभी तक हमने जो सामान्य प्रविष्टियाँ पढ़ी थीं, आज हम इसको आगे देखेंगे कि कंपाउंड एंट्रीज कैसे होती हैं। सबसे पहले हम देख लें कि हमने जो एंट्रीज देखी वो दो प्रकारों में हमने बांटी हुई हैं। एक होती है सामान्य एंट्री या सामान्य प्रविष्टि, जिसे हम अंग्रेजी में सिंपल एंट्री कहते हैं। दूसरी होती हैं मिश्रित प्रविष्टियां या कंपाउंड एंट्रीज। तो कंपाउंड एंट्रीज और सिंपल एंट्री में थोड़ा सा फर्क हम देख लेंगे कि सामान्य प्रविष्टि किसे कहते हैं। सामान्य प्रविष्टि जिन व्यवहारों में केवल दो खाते ही प्रभावित होते हैं, सामान्य प्रविष्टि कहते हैं। माने ऐसे प्रविष्टियां जहां केवल दो खाते ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। उदाहरण के लिए हम यहाँ देखते हैं नकदी माल क्रय किया 4000 रुपये। तो इस व्यवहार की प्रविष्टि क्या होगी, आइए हम देखते हैं। तो इसकी प्रविष्टि हम यहाँ पर देखते हैं कि जर्नल एंट्री क्या हुई। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। केवल परचेज अकाउंट एक डेबिट हुआ और दूसरा क्रेडिट हुआ, अर्थात यहाँ पर दो ही खाते हैं, रोकड़ खाता और क्रय खाता, है ना। 4000 रुपये 4000 रुपये बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। तो यहाँ पर ये एंट्री में केवल जहाँ दो ही खाते होते हैं, ऐसी प्रविष्टियों को हम सामान्य या सिंपल एंट्री कहते हैं, जो हम पहले भी देख चुके हैं। आइए देखते हैं संयुक्त प्रविष्टि, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या है? जब किसी व्यवहार में दो से अधिक खाते प्रभावित होते हैं, वहां मिश्रित या संयुक्त प्रविष्टि की जाती है। अंग्रेजी में इसी बात को कहा क्रिएट कंपाउंड एंट्री एनी टाइम a transaction involves more than two accounts। अगर दो से अधिक खाते होते हैं तब हम उसे क्या कहेंगे, संयुक्त प्रविष्टि कहेंगे। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज an accounting entry in which more than one debit or more than one credit or more than both debit and credit। अर्थात जहाँ कंपाउंड एंट्री की जाएगी वहाँ एक से अधिक खाते डेबिट हो सकते हैं या एक से अधिक खाते क्रेडिट हो सकते हैं, या दोनों में अनेक खाते डेबिट और अनेक खाते क्रेडिट भी हो सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड एंट्री कहेंगे। कंपाउंड एंट्री की आवश्यकता, मिश्रित प्रविष्टि की आवश्यकता क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लें। एक से अधिक संपत्तियों का अवक्षण काटने के लिए हम संयुक्त प्रविष्टि का उपयोग करते हैं। जैसे अनेक प्रकार की संपत्तियां और एक ही तिथि पर हमारे लिए उनका ह्रास काटना है, तो ह्रास काटने के लिए हम संयुक्त प्रविष्टि का प्रयोग करेंगे। एक ही तिथि में अनेक व्ययों का भुगतान करने पर, यदि हम एक ही तिथि पर अनेक भुगतान कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, तब भी हम इनका उपयोग करेंगे। एक ही तिथि पर अनेक आय प्राप्त होने पर, यदि हमें एक ही तिथि पर अनेक प्रकार की आय प्राप्त होती हैं, तब भी हम कब इनका उपयोग करेंगे। एक ही तिथि पर अनेक संपत्तियां खरीदने पर मिश्रित प्रविष्टियों का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर यह बात ध्यान रखें कि जो भी मिश्रित प्रविष्टि होगी उसमें एक ही व्यवहार हमारे पास होना चाहिए और वो एक तिथि पर होना चाहिए कि वो व्यवहार तो अनेक हो रहे हैं, परंतु वो कैसी, एक तिथि पर होंगे, अलग अलग तिथियों पर नहीं होंगे। उदाहरण देखते हैं हम। 2020 सितंबर 2 पेड सैलरी ₹28,000, वेजेज ₹1,200, स्टेशनरी
for rupees 700 and electric bill rupees 2100। यहाँ पर हमने सारे पेमेंट्स किए हुए हैं। तो देखिए पेमेंट्स के लिए सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ ये ध्यान रखें कि हम जब प्रविष्टि करते हैं तो अलग अलग जब प्रविष्टि करेंगे तब भी क्या होगा, सैलरी जब हम पेड करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अर्थात कैश कैसा हो गया, कॉमन हो गया। तो जो कॉमन होता है उसे हम यहाँ पर निकाल लेते हैं और वो कॉमन आइटम को एक जगह क्रेडिट कर दिया, बाकी के जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स थे उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। 28,000 रुपये, 1,200 रुपये, 700 रुपये, 2,100 रुपये और टोटल से इनका जो टोटल आया 32,000 रुपये से कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। और हमारी एक जो नोट है वो क्या होगी, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। आइए आगे देखते हैं। दूसरे उदाहरण में हमने यहाँ पर लिया हुआ है कि सितंबर 2020 15 September received rent rupees 28,000, received interest rupees 1,200 and डिस्काउंट रिसीव 700। तो यहाँ पर देखिए हमारे लिए रेंट रिसीव्ड हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है और डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा। रिसीव्ड होने पर सभी जगह कैश अकाउंट क्या होगी, डेबिट होगी। तो कैश अकाउंट को हमने कॉमन है तो जो कॉमन रहता है उसे हम डेबिट कर देते हैं। तो कॉमन क्या था, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। अब हमारे लिए इनकम कैसे आई, तो इनकम रेंट से, इंटरेस्ट से और डिस्काउंट से। टू रेंट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट बीइंग रेंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव। इस तरह से हम ये एंट्री पास कर देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं सितंबर 17, 2020 परचेज मशीन फॉर रुपीज 2 लाख, फर्नीचर फॉर रुपीज 75,000, कंप्यूटर रुपीज 35,000 एंड लूज टूल्स फॉर रुपीज 15,000। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बहुत सारी संपत्तियां एक साथ क्रय कर ली। तो सारी संपत्तियां एक ही तारीख को अर्थात सितंबर 17 को क्रय की। तो क्या होगा, जब हम संपत्ति खरीदते तो हमारा रूल्स क्या है, संपत्ति का खाता विकलित होगा और हमारे जो भी संपत्तियां एक ही तारीख में खरीदी तो सारी संपत्तियां विकलित होती जाएंगी और इन सब से कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। देखिए यहाँ पर एक और बात ध्यान रखें, बैंक अकाउंट हम कब लिखें, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट अगर हम सरकारी जो कानूनों का, नियमों का पालन करते हैं, 20,000 से नीचे की जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम कैश अकाउंट से पास करनी चाहिए और 20,000 से ऊपर की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमें अदर देन कैश अर्थात बैंक अकाउंट से पास करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने कैश की जगह क्या लिखना चाहिए, बैंक अकाउंट, क्योंकि 3,25,000 का हम एक दिन में जब पेमेंट करें तो हम अदर देन कैश करना चाहिए। तो यहाँ प्रविष्टि क्या बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये हमारी एंट्री टोटल कितना हो जाएगा, 3,25,000, 2,75,000, 35,000 और 15,000, कुल मिलाकर 3,25,000। और हम नोट लेंगे कि बीइंग असेट्स परचेज्ड। धन्यवाद, नमस्कार।